वेलकम टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक है नाटो। तो हम आज नाटो के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसकी स्थापना क्यों हुई, इसके क्या कार्य हैं, क्या उद्देश्य हैं और इसका इतिहास क्या है और यह वर्तमान में प्रासंगिक है या नहीं। जैसे कि आप सब जानते हैं 1945 से लेकर 1991 तक का जो समय था वो शीत युद्ध का समय था। तो उसी बीच नाटो की भी शुरुआत हुई थी। जो नाटो का संस्थापक देश है वो है अमेरिका। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेपर में सबसे पहले तो नाटो की फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है। तो नाटो की फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना अमेरिका ने 1949 में की। सोवियत संघ ने नाटो के उत्तर में 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना भी की थी। जो नाटो का मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है, यानी कि जो नाटो संधि है वो भी एक पूंजीवादी संधि है क्योंकि ये अमेरिका की साइड से है। ठीक है। और जो वार्सा संधि थी, जो वार्सा पैक्ट थी, वो थी सोवियत संघ की तरफ से, वो साम्यवाद को बढ़ावा देती थी। और मैं बता दूं कि जो वार्सा संधि है वो आज अस्तित्वहीन है। सोवियत संघ के विघटन के साथ साथ ही वार्सा पैक्ट का भी विघटन हो गया था। और जो नाटो के महासचिव हैं इनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी इस पर थोड़ा कंफर्म नहीं है कि यह अभी है या नहीं है। अब नाटो का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये नाटो क्या है, इसकी स्थापना के बारे में और ये सब कुछ बता देती हूँ। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में की गई थी। यह एक उत्तर सरकारी सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। वर्ष 2017 एवं 2020 में क्रमशः मोंटेनीग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ही लिया जाता है, यानी कि अगर उन 30 सदस्यों में से एक भी किसी भी चीज़ पर सहमत नहीं है तो उसको स्वीकारा नहीं जाएगा, यानी कि 30 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण, सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर इन 30 देशों में किसी भी एक देश पे आक्रमण होता है किसी भी बाहरी शक्ति का, तो वो इन 30 देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। ठीक है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। यानी कि जो अमेरिका है वो अपने सैनिकों पर कुछ ज़्यादा ही खर्च करता है। वो किसी भी प्रकार की कोई कमी अपने सैन्य खर्च पर नहीं करता क्योंकि उसकी नींव उसके सेना पर ही है। अब हम थोड़ा नाटो के इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि नाटो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जब सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की तो जो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देश हैं उनको लगा कि अब साम्यवाद का प्रसार होने लगेगा, उनको ये भय होने लगा। अंत में जब पश्चिमी यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो नामक प्रतिरक्षा संगठन का निर्माण किया गया, इसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया। इस प्रकार शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव बढ़ता गया।
जिसने आगे चलकर शीत युद्ध का रूप धारण कर लिया। अब नाटो के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं कि नाटो के क्या उद्देश्य हैं। इसकी स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ के साम्यवादी विचारधारा को रोकना था, यानी कि जो सोवियत संघ है उसके साम्यवाद की विचारधारा को कंट्रोल में करना था और पूंजीवादी विचारधारा को फैलाना था। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, इसलिए राजनीति और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। जो नाटो है वो अपने जितने भी सदस्य देश हैं उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन के साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करता है। यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानव अधिकारों एवं कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर स्थायी शांति सुनिश्चित करता है। अपने सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा करना और जब संभव हो तो संकट को कम करने के लिए प्रयास करना, यानी कि कुल मिलाकर ये अपने सदस्य देशों के लिए कुछ भी कर सकता है। उनका ख्याल रखना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखना, ये नाटो का उद्देश्य है। किसी भी एक देश पर आक्रमण सभी 30 देशों पर आक्रमण माना जाएगा। किसी भी सदस्य देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में निर्धारित प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर ना करना, यानी कि किसी भी सदस्य देश को उसकी पूरी क्षमता, शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए उसको मजबूर नहीं करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले नए खतरों से निपटने हेतु न केवल सामूहिक रक्षा प्रदान करना बल्कि संकट की स्थितियों का प्रबंधन करने के साथ साथ सरकारी सुरक्षा को प्रोत्साहित करना भी है, यानी कि सभी देशों का ख्याल रखना, सभी अंतर्राष्ट्रीय खतरों से एक साथ मिलकर निपटना। समुद्र या समुद्र से संभावित खतरों से अपने सहयोगियों की रक्षा करने में मदद करना, यानी कि समुद्र क्या हर जगह से कोई भी खतरा हो तो अपने सहयोगी देशों की रक्षा करना। और आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना, यहाँ पे आतंकवाद का कोई रोल ही नहीं बनता। नाटो के कार्य। नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के परिणामों का प्रबंध करने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। और नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल विश्वास का निर्माण करता है बल्कि रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग की अनुमति भी देता है, यानी कि जो पूरे 30 देश हैं वो अपना परामर्श भी रख सकते हैं। ठीक है, और उनकी सुरक्षा तो नाटो का कार्य है ही। नाटो शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने के लिए राजनयिक प्रयास करता है। यदि ये प्रयास विफल होता है तो उसे इस प्रकार के संकट प्रबंधन कार्य को करने के लिए सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि वो अपनी सैन्य शक्ति का भी सहारा लेता है। ठीक है, और नाटो निशस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण पर इसके प्रसार के लिए वचनबद्ध है। इस प्रकार यह गठबंधन के सुरक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि के साथ साथ राजनीतिक स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा के लिए भी एक आवश्यक योगदान देता है। नाटो पहले तो पूरी कोशिश करता है कि जो भी विवाद हैं वो पहले बातचीत से सुलझा लिए जाएं, ख़त्म कर लिए जाएं, लेकिन अगर इस तरीके से वाद विवाद हल नहीं होते तो नाटो को अपनी सेना का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका पर जो 9/11 का हमला हुआ था उसका जो इल्ज़ाम था वो अमेरिका ने तालिबान पर लगाया था। तो 18 वर्षों से अधिक चले संघर्ष के बाद 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान ने अफ़गानिस्तान में
हाल ही में शांति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगर आतंकवादी इस समझौते को बरकरार रखते हैं तो नाटो सहयोगियों और अमेरिका 14 महीने के भीतर सभी सैनिकों को वापस लेने पर सहमति जताई है। यानी कि अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान में अपने सैनिक तैनात किए हैं, अगर वहाँ पे अफ़गानिस्तान में शांति और सुरक्षा बनी रहती है तो अमेरिका वहाँ से अपने सैनिकों को वापस ले लेगा। अब नाटो के महासचिव के बारे में पढ़ते हैं। महासचिव संगठन का सबसे सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी होता है। यानी कि संगठन में सबसे ऊंचा पद महासचिव का ही होता है। वह अलायंस के भीतर परामर्श और निर्णय की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। यह नाटो के मुख्य प्रवक्ता भी होते हैं और संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय के प्रमुख भी हैं, जो नाटो मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों को सलाह, मार्गदर्शन और प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। सैन्य संगठन और संरचना। सैन्य समिति नाटो के सदस्य देशों के रक्षा प्रमुखों से बना है। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता है तो फिर उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता अपनाया जाता है। यानी कि बातचीत से जब कोई समाधान हल नहीं होता तो वहाँ पर सेना का होना आवश्यक है। यानी कि सेना को अपनाया जाता है इन विवादों को हल करने के लिए। नाटो के पास अपनी खुद की सेना बहुत कम होती है, इसलिए जब किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात आती है तो जितने भी सदस्य देश हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार अभियान के लिए अपनी सेना भेजते हैं, और जब मिशन ख़त्म हो जाता है ना तो सेना अपने देश में वापस लौट जाती है। इससे यह साफ है कि नाटो अपने सदस्य देशों की सहायता के लिए न केवल राजनीतिक तरीका अपनाता है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सैनिकों की सहायता भी लेता है। नाटो के समक्ष सुरक्षा चुनौती। आतंकवाद के खतरे से निपटना नाटो का प्रमुख कार्य है। परमाणु हथियार के प्रसार और बड़े पैमाने पर विनाश के अन्य हथियार के प्रसार को रोकना, यानी कि परमाणु हथियारों के प्रसार, यानी कि परमाणु हथियारों को जो बढ़ावा मिल रहा है उनको रोकना और उनके विनाश की ओर अग्रसर रहना। साइबर हमले से बचाव, काम चलने वाले विस्फोटक उपकरणों का संयोजन, ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करना, पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां इसमें प्रमुख हैं। यानी कि पर्यावरण पर नुकसान पहुंचाए बिना कार्य करने की कोशिश करना। अब नाटो और भारत के संबंधों के बारे में जान लेते हैं। भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया है। जो अमेरिकी सीनेट, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर संसद होती है, वहाँ पर अमेरिका में संसद की जगह सीनेट होती है। तो जो सीनेट ने भारत को नाटो में सदस्य देश बनने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इससे पहले अमेरिका यह दर्जा इजराइल और दक्षिण कोरिया को भी दे चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो हमारा भारत देश है वो भी नाटो का सदस्य देश बन जाए। नाटो का 70वां शिखर सम्मेलन। नाटो की 70वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 3 से 4 दिसंबर 2019 को ब्रिटेन में आयोजित किया गया। जो शिखर सम्मेलन था वो ब्रिटेन में आयोजित किया गया। इसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए रणनीतिक दिशा का मूल्यांकन करना था। इस बैठक में नाटो की सैन्य ताकत को और अधिक बढ़ाने का फैसला किया गया, यानी कि जो नाटो की सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाने का फैसला किया गया। नाटो अब स्थल, जल, वायु एवं साइबर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने की तैयारी में है। यानी कि किसी भी प्रकार से अगर खतरा है, चाहे वह स्थल से हो, जल से हो या वायु से हो, उससे निपटने के बाद अब अंतरिक्ष में जो भी खतरा होगा या वहाँ से जो भी खतरा आ सकता है उससे निपटने की तैयारी में है, जिसका उद्देश्य है नाटो के सदस्य देशों पर हमले की कोशिश करने वाले दुश्मन देश को अंतरिक्ष से भी जवाब देना है। यानी कि दुश्मन को जल, थल, वायु
और अंतरिक्ष से भी नहीं छोड़ना है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।